7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले शेड्यूल को समझ लेते हैं। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल यह है कि दिस शेड्यूल कंटेन्स 3 लिस्ट्स, जैसा हम लोगों ने बात किया। इसके पहले लिस्ट को कहते हैं यूनियन लिस्ट, विच कवर्स द पार्लियामेंट एंड इट्स एक्सक्लूसिव, आई रिपीट, एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस टू मेक लॉज। ओरिजिनली इसके अंदर 97 आइटम्स थे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स ऐसा है कि यूनियन चाहती है कि स्टेट लिस्ट से टॉपिक्स कम हो जाए, और या तो वो कम होकर सेंटर के पास आ जाए या तो कॉन्करेंट के पास आ जाए। तो ओरिजिनली ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में 97 आइटम्स थे, जो कि आज की तारीख में 100 हो गए हैं। इंटरेस्टिंग थिंग। दूसरी तरफ यूनियन लिस्ट के बाद जो स्टेट लिस्ट आती है, दैट इज लिस्ट 2, इसके अंदर पहले 66 हुआ करते थे, अभी 61 है। क्या हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं? एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपनिंग। मैं इसको एरो देके बता देता हूं कि या तो यहां से टॉपिक इधर जा रहे हैं या तो यहां से आइटम्स इधर जा रहे हैं। और तीसरा जो लिस्ट है, दैट इज लिस्ट 3, विच इज कॉन्करेंट लिस्ट। यहां पे दोनों ही लोग लॉ बना सकते हैं। यहां पे पहले था 47, विच रोज टू 52। तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट द लेजिस्लेट, ये सब लॉ बनाने की बातें हो रही हैं या पॉलिसी मेकिंग की बातें हो रही हैं, तो द कंट्री इज गेटिंग मोर एंड मोर सेंट्रलाइज्ड। ये सफिशिएंट है ये डेटा से। नाउ व्हाट इज द न्यूज? द 15th फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है? इट कम्स अंडर आर्टिकल 280। तो फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में लगाना पड़ता है, उसको बैठाना पड़ता है। ये ड्यूटी किसकी है? ये ड्यूटी है प्रेसिडेंट की। तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या है? NK सिंह। He has called for a thorough review of the 7th schedule of the Indian Constitution in the wake of the current challenges of climate change and pandemic. ठीक है, क्या कह रहे हैं? Article 246 of the Indian Constitution confers the legislative power of Parliament and the state legislature on the subjects enumerated in the 7th list. यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि असेंबली और पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये लोग लॉ बना सकते हैं। दे हैव द लेजिस्लेटिव पावर अंडर द आर्टिकल 246 ऑन द सब्जेक्ट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल। क्लियर एकदम। दूसरा, broadly the entries that are related to the national importance are allocated in the union list. Entries which are having local concerns were allocated in the state list. But this is broadly, not always. Next, as per Sarkaria Commission, this commission is a very crucial commission. This commission deals with the, मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं, this commission deals with the center state relations. तो सरकारिया कमीशन जो है वो कह रही है कि कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स वो हैं which are neither exclusive to the national concern nor to the local concern. Hence ये ऑक्यूपाई करता है दोनों के पावर्स को कि वहां पे जाकर वो लोग लॉ बना सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू सरकारिया कमीशन दैट इज द ग्रे एरिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन क्रिएटेड टू सपोर्ट द सेंट्रलाइज्ड पावर. दैट इज व्हाई इट इज अ ग्रे एरिया. ठीक है, व्हाट इज ग्रे एरिया अगर पूछ रहे तो दैट इज द एरिया. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत जगह पे ग्रे एरियाज हैं, ये उनमें से एक है. What is the rationale behind the list system that is contained in the 7th schedule? क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत बहुत सारी है. नंबर 1, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. हमारी ट्रैजिक सर्कमस्टांसेस जिसके अंडर में हम लोग का पार्टीशन हुआ था, जिस तरीके की हमारी कम्युनल फ्रेंजीनेस है, जिस तरीके से हम लोगों ने इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को मैनेज किया है, यह तभी संभव हो सकता है जब पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो प्रॉपरली. यह हमारा रैशनल है. दूसरा, हमें एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस चाहिए, और रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस के लिए हमारे पास हमें हर तरीके के व्यूज को एकोमोडेट करना पड़ेगा. आई एम रिपीटिंग दीज वर्ड्स सेपरेटली. एकोमोडेशन ऑफ वेरियस व्यूज, वेरियस पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस, द कम्युनिटेरियन वैल्यूज, ये सारी चीजें हैं व्हिच एनकरेजेस द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एंड दैट इज व्हाई इट मेक्स द गवर्नेंस अ रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस. और इसके लिए हमें सेपरेट लिस्ट बनानी पड़ी. नेक्स्ट, balanced economic development. The unsustainable या unstable financial position of the new India. New India मतलब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तब हमारा फाइनेंशियल कंडीशन काफी अनस्टेबल था, और उस सिचुएशन में इट आल्सो फेवर्ड द सेंट्रलाइजेशन. उस समय सेंट्रलाइजेशन की जरूरत थी. उस समय प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो बहुत अच्छा खासा नहीं देखा जाता था. इनफैक्ट उस समय यह देखा जाता था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है एक काइंड ऑफ हिंड्रेंस है. लेकिन आज की तारीख में चीजें बदल गई हैं. आज की तारीख में अगर हम बात करें एज पर द जॉइंट कमिटी रिपोर्ट ऑफ 1934, ये भी पुरानी बात कर रहा है, कंसीडर दैट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट द प्रोविंसेस रिमेन्ड ट्रूली ऑटोनोमस एरियाज. इन अदर वर्ड्स, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो रहा था, तैयार हो रहा था, हम लोग को जस्ट आजादी मिली थी, तब हमारा इकोनॉमी बड़ी खराब कंडीशन में था. अब उस जगह से लेकर के अगर हम बात करें तो उस समय हमारे लिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बहुत जरूरत थी. अगर उस समय हम लोग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंपॉर्टेंस दे रहे होते तो हर जगह से कोई ना कोई अपना बात बोलता. इससे क्या होता कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाता. हम ये मानकर चल रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छा खासा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है. लेकिन इस पॉलिसी के विरुद्ध ऑलरेडी 1934 में एक कमिटी रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार यह कहा गया है कि अगर हम प्रोविंसेस को ऑटोनोमस बनाए रखते हैं तो ही हम लोग एक्चुअल तरीके से ये गुड गवर्नेंस को एंश्योर कर सकते हैं.
दिस इज इंडिकेटिव द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स। ठीक है, आज की तारीख में व्हाट आर द नीड्स फॉर द रिफॉर्मिंग ऑफ द 7th शेड्यूल? क्या जरूरत है 7th शेड्यूल की चेंज करने की, उसको रिफॉर्म करने की? नंबर 1, द स्टेट्स आर डिमांडिंग फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी। They are demanding for greater autonomy, number 1, under which the division of functions enshrined in the 7th schedule got increasingly eroded over the period of time. हम लोग देख ही रहे थे, इरोशन तो हुआ ही है, भारी मात्रा में इरोशन हुआ है। इरोशन इन द सेंस स्टेट की पावर कम हो रही है, सेंट्रल की बढ़ रही है। इस सिचुएशन में वो चाहते हैं कि ग्रेटर ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, वेरी ऑब्वियस। दूसरा, बिगिनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन 1951 में, प्लानिंग कमीशन जो है ना, मैंने अभी क्या कहा कि नीति आयोग जो था वो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि नीति आयोग जो है वो फॉलो करती है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, नीचे से उठकर आएगा जो भी सजेशन आएंगे, जो भी डिमांड्स होंगी। लेकिन प्लानिंग इसके ऑपोजिट है। प्लानिंग कमीशन, मैं पीसी लिख रहा हूं, ये बॉटम अप अप्रोच नहीं था। ये कैसा था? ये टॉप टू बॉटम था, टॉप टू बॉटम अप्रोच। ये ऊपर से नीचे था, यानी कि इसको एनफोर्स किया जाता था। यहां पे दूसरों की बातें सुनी कम, बोली ज्यादा जाती थी। दैट इज द प्रॉब्लम। दूसरी, शिफ्टिंग ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक फॉरेस्ट, लाइक एजुकेशन from the state to the concurrent list by the 42nd amendment shows the same mentality of the central government. Next, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act of 2005 and the National Food Security Act of 2013, ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे समझ में आ जाता है कि सरकार किस तरीके से, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से अपने अंदर पावर को सेंट्रलाइज तरीके से रखना चाहती है। ये 2 एग्जांपल थे उसके। नेक्स्ट, A few common grievances जो ऑलमोस्ट हर स्टेट का है वो ये है रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रेसिजुअरी पावर्स विद द सेंटर। कहने का क्या मतलब है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट्स हैं। अब मान लो कोई एक ऐसा आइटम है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो ये तीनों लिस्ट में नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा? क्योंकि वो तो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल 248 भी एक ऐसा आर्टिकल है जिसका नाम है रेसिडुअरी पावर्स। इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास ये पावर है कि किसी भी टॉपिक पर वो लॉ बना सकता है अगर वो टॉपिक इन तीनों लिस्ट में नहीं है। तो एक कॉमन ग्रीवियंसेस ये है कि क्यों रेसिडुअरी पावर भी सेंटर के साथ है, क्यों रेसिडुअरी पावर भी सेंटर के साथ है। इसीलिए एक कमिटी बनी थी 1969 में जिसका नाम था राजा मन्नार कमिटी। वेरी क्रूशियल कमिटी, इसके ऊपर मेंस में और प्रीलिम्स में बारी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजा मन्नार कमिटी 1969 तमिलनाडु में बना था, एंड आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन इन पंजाब 1973, दोनों रेलेवेंट है बहुत। दे रिकमेंडेड द ट्रांसफरिंग ऑफ सेवरल एंट्रीज टू द स्टेट लिस्ट। दे रिकमेंडेड, लेकिन दे वर रिकमेंडेटरी बॉडीज। एक भी बात सुनी नहीं गई, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। ये हम लोग को समझ में आता है डिसेंट्रलाइजेशन की बात जब हम लोग 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करते हैं। ये हो रहा है 1994 में, जब मैंने कहा पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस बनने चालू हो गए। ये भी एक क्लियर डेफिनेशन है डिसेंट्रलाइजेशन का, एक एग्जांपल है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो यहां पे क्या हो रहा है? देयर हैज बीन अ लिटिल प्रोग्रेस फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन देयर हैज बीन अ लिटिल प्रोग्रेस एट द डिसेंट्रलाइजेशन टू बोथ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ 73rd and 74th amendment. The functions assigned were although unclear, the fund distribution was uncertain and inadequate. Problems तो थी, लेकिन फिर भी एक बॉडी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, तो प्रोग्रेस उसकी तरफ हो रहा था। नेक्स्ट, चेंजिंग गवर्नेंस। देयर इज अ नीड ऑफ गवर्नेंस, द नीड्स ऑफ गवर्नेंस आर नॉट स्टैटिक। गवर्नेंस की जो जरूरतें होती है वो स्टैटिक नहीं होती, वो बदलती रहती हैं, इसीलिए वो रेलेवेंट होता है। दे आर नॉट स्टैटिक एंड आर बाउंड टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Hence, a subject which was vital for legislative allocation in 1950 may no longer be relevant in the present day. इसीलिए there were concerns such as climate change. There are concerns like emerging technologies. Among other concerns, these are the major concerns, while not conceivable at the time of the constitutional drafting, and have now become imperative for the governance. तो जैसे मान लो ये climate change के issues या information technologies के issues, ये सारे issues आज सामने आ रहे हैं। ये सारे issues 1946 में नहीं थे, किसी ने इसको कंसीव भी नहीं किया था। तो आज की तारीख में इन सब चीजों के ऊपर गवर्नेंस कैसे करें, कौन करेगा? इन सब चीजों को अगर हम सेंटर के हाथ में रखें तो फिर वही सेम प्रॉब्लम आएगी। तो क्या इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए जिससे एक गुड प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन हो? इसको करेंगे कैसे? दैट्स द क्वेश्चन। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अलाउ द स्टेट्स टू अडॉप्ट एंड इनोवेट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आप बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब बनाएंगे या जब वो पॉलिसी बनकर हमारे सामने आएगी तो हमारे पास ये बेसिक डिस्क्रिशन होना चाहिए कि हम उसको किस तरीके से अडॉप्ट करें। क्या हम उसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं? क्या हम लोग उसके अंदर कुछ इनोवेशन कर सकते हैं? इतनी अनुमति हमारे पास होनी चाहिए, इतनी लिबर्टी हमारे पास होनी चाहिए। यही मांग है सिर्फ, और ये काफी जस्टिशिएबल मांग है ना। आगे देखते हैं, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशंस अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 1988 में सरकारिया कमीशन डेडिकेटेड एन एंटायर चैप्टर ऑन लेजिस्लेटिव रिलेशंस।
recording the grievances raised by various state governments and political parties. The major recommendations were, number one, residuary power should be transferred from the union list to the concurrent list. State list में भी नहीं कह रहा है, concurrent list में कह रहा है. दूसरा, state should be consulted by the center before the center exercises its power over the concurrent list. Central government जब concurrent list में कोई काम कर रहा हो तो उसको पहले एक बार state government से पूछ लेना चाहिए कि साहब आपने इस पर लॉ बनाया है, आज पे अपने कोई प्रोग्राम फिक्स किया है, अगर कोई लॉ बनाया है तो हमें उसे दिखाएं. हम नहीं चाहते हैं कि एक ऐसा लॉ लेकर के आए जो आपके विरुद्ध हो. काफी सुंदर सजेशन था ये. नेक्स्ट, द सेंटर शुड लिमिट द फील्ड इट ऑक्यूपाइज. उसको लिमिट करना पड़ेगा, कितने बड़े फील्ड में ना काम करके रेस्ट्रिक्टेड फील्ड में काम करे विद रिस्पेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर का ही दबदबा रहता है. तो कह रहे इतना बड़ा जगह पे जो है आप अपना रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा करें ताकि कॉन्करेंट लिस्ट वास्तव में कॉन्करेंट दिखे, नाम मात्र कॉन्करेंट ना दिखे कि सेंटर और स्टेट मिलकर बना रहे हैं. आप तो हर एक वो चीज करेंगे जो कि ऑपोजिट टू सेंटर स्टेट होगा और अल्टीमेटली एज पर द सुप्रीम कोर्ट एंड द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टेट गवर्नमेंट की हर लॉ जो है वो खारिज कर दी जाएगी, प्रोवाइडेड वो उनको पहले से ही जो है प्रेसिडेंट का परमिशन नहीं है. तो मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ ला रहा है जो कि सेंट्रल के ऑपोजिट है इन द कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन फिर भी वो जिंदा रह सकता है, फिर भी वो खारिज नहीं होगा. एक ही कंडीशन है उसके लिए कि उस पर्टिकुलर लॉ को प्रेसिडेंट का परमिशन पहले से मिल चुका हो. ऐसे कितनी दफा होंगी? हर दफा तो नहीं होंगी. तो इसी चीज को समझाया जा रहा है इन द थर्ड फील्ड, थर्ड पॉइंट या थर्ड रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन कि सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा कॉन्करेंट लिस्ट में अपना को लिमिट करके चलना चाहिए फॉर द बेटरमेंट, फॉर इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी. ठीक है. नेक्स्ट, एम पुंची कमीशन बहुत बहुत रेलेवेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है. एम पुंची कमीशन बनाई गई 2010 में, जहां पे उन्होंने रेकमेंड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को. ये लोग सिर्फ रेकमेंड, दैट्स द पॉइंट. ये रिकमेंडेटरी बॉडीज हैं. ये रिकमेंडेटरी बॉडीज की वजह से क्या होता है, दे डू नॉट हैव द टूथ. ये काट नहीं सकते, ये सिर्फ चिल्लाते हैं. दैट्स द पॉइंट. सो रिकमेंडेड, दैट्स द प्रॉब्लम, रादर दैट्स द प्रॉब्लम. तो recommended the union should only transfer those subjects into the concurrent list which are central to achieve the demonstrable national interest. ऐसी चीजों को आपको कंकरेंट लिस्ट में डालना चाहिए, सेंटर से कह रहा है, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करे नेशनल इंटरेस्ट. देयर इज अ नीड फॉर फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर दैट रिक्वायर्स मैंडेटरी कंसल्टेशन. अब अगर ये हो जाती, अगर ये रिकमेंडेशन मान लेती, तो देखना अब ये कंसल्टेशन का डेफिनेशन के ऊपर बहुत सारा सवाल उठेगा सुप्रीम कोर्ट में. एक दफा सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कंसल्टेशन मतलब नॉर्मल कंसल्टेशन, एक दफा बोलेगी कंसल्टेशन मतलब कॉन्करेंस. तो ये अपने आप में एक डिबेट बन जाएगा, ये अपने आप में एक डिबेट बन जाएगा. रेसिडुअरी पावर शुड बी यूज्ड स्पैरिंगली. ये नहीं कह रहा है कि रेसिडुअरी पावर को, एमएम पुंचे कमीशन नहीं कह रहा है कि रेसिडुअरी पावर को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो. वो कह रहा है रेसिडुअरी पावर को स्पैरिंगली यूज करना चाहिए, बहुत रेयरली यूज करना चाहिए. लेकिन जब भी यूज करेगा तो कौन करेगा? वो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ही. दैट शुड बी द लास्ट रिसॉर्ट. Next, there is a need to undertake a periodic review of the list, removing entries that are now obsolete. हाँ, ये बिल्कुल सही बात है. दूसरा, ऐड करो कुछ चीजें जो कि प्रेजेंट डे की जरूरतें हैं. और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, appropriate placement of the existing entries. और ये करने के लिए हमें क्या चाहिए? It consists of two older principle, पुराने दो प्रिंसिपल है, which we can derive from the constituent assembly debates. क्या है? पहला है promoting cultural autonomy and diversity, जिससे हम लोग जो है हर एक कल्चर को, हर एक डाइवर्सिटी को केटर कर सके. और दूसरा जो है वो है एनेबलिंग रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस. ये दोनों चीजें हैं, इनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट से ही मिलता है. एंड दे हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंसेस. तो ये सारी चीजें थी हमारे लिए सामने सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से.